अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक साउंड वेव है, इसे प्रोड्यूस किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ वाइब्रेटिंग मेटालिक स्ट्रिंग जो कि स्ट्रेच्ड है बिटवीन इट्स एंड। फिर इस कहानी को ध्यान में रखते हुए आपको ये 4 स्टेटमेंट रीड करने हैं और इनमें से कुछ सही है, कोई गलत है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ स्ट्रिंग। ये एक मेटालिक स्ट्रिंग है, इसको आपने एंड पॉइंट पर फिक्स कर देना है और स्ट्रिंग को टाइट रखना है। लिखा है ना, स्ट्रेच्ड बिटवीन एंड। अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट या कोई और भी ले सकते हैं, मैं यहाँ मिड पॉइंट ही ले रहा हूँ। इसको स्मॉल जर्क देना है। स्मॉल जर्क जब आप देंगे तो जो ये स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट करने लगेगी। यहाँ पर वाइब्रेशन अप एंड डाउन इस टाइप से होने लग जाएंगे। आई होप आप डायग्राम समझ पा रहे होंगे। मिड पॉइंट पर जहाँ पर आपने फोर्स लगाया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा अप एंड डाउन, बाकी कम होगा, कॉर्नर पॉइंट फिक्स रहेंगे। इस तरह की कहानी मोटे मोटे तौर पे आप एज्यूम कर सकते हो। ये जो मिड पॉइंट है ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। साइड वाले पॉइंट ये भी अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे बट एम्पलीट्यूड रिलेटिवली लेस होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें आपने प्री एज्यूम करनी है, जैसे कि आप का जो कान होता है उसके अंदर एक पर्दा होता है जिसकी मदद से आप चीज़ों को सुन पाते हो। आपको यहाँ पे ये एज्यूम करना है कि ऐसा संभव नहीं है कि ये जो कान के अंदर का पर्दा होता है उसका इस स्ट्रिंग के मटेरियल से यानी कि इस मेटल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो। मतलब इसका ये है कि अगर यहाँ वैक्यूम है, एयर नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी बट एयर ना होने की वजह से जो साउंड पैदा होनी है वो आपके कानों तक पहुंच नहीं पाएगी। ऐसा संभव नहीं है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो साउंड इस मेटालिक वायर में है उसको आप सुन पाए, क्योंकि यहाँ ये माना जा रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि कान के पर्दे इस मेटालिक स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर नॉर्मल जो सिचुएशन होती है जिसमें अगर आप इस मेटालिक स्ट्रिंग को स्मॉल जर्क दे के वाइब्रेट करते हो तो जो सुनते हो वो साउंड आती कहाँ से है, वो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं साउंड को आपके कान के पर्दे तक ले जाने में। होता क्या है कि जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है तो यहाँ पर जो एयर का पार्टिकल है, यहाँ पर एयर का जो पार्टिकल है उसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पैदा होता है। ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। डेंसिटी एयर मॉलिक्यूल्स की कम ज़्यादा होती है। यही कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऊपर की डायरेक्शन में भी जाते हैं और इधर की भी डायरेक्शन में जाते हैं। साउंड इन एयर इज़ लॉन्जिट्यूडनल एंड हर डायरेक्शन में जाती है। इतनी कहानी की बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट आप रीड करिए। साउंड वेव प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्ट्रिंग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो साउंड आप सुनते हो वो नहीं सुनाई देगी अगर यहाँ एयर ना हो तो साउंड वेव प्रोड्यूस इन साइड द स्ट्रिंग ये गलत है, इन एयर ये सही है। आगे लिखा हुआ है साउंड वेव इन स्ट्रिंग इज ट्रांसवर्स। जब आप कह रहे हो कि साउंड वेव स्ट्रिंग में प्रोड्यूस ही नहीं होती है, एयर में प्रोड्यूस होती है, तो साउंड वेव स्ट्रिंग में कैसी है, ये प्रश्न ही इररिलेवेंट है, क्योंकि साउंड वेव इनसाइड द मटेरियल है ही नहीं, इनसाइड द मेटल है ही नहीं, वो तो एयर में है। हाँ, अगर यहाँ केवल इतना लिखा होता कि वेव इन स्ट्रिंग इज ट्रांसवर्स तो फिर वो सही है,
फिलहाल ये गलत है, क्योंकि साउंड वेव इन स्ट्रिंग ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जो एग्जिस्ट कर रही है वो साउंड वेव नहीं है, वो वाइब्रेशन है, स्ट्रिंग वेव है, और वो ट्रांसवर्स है। और जहाँ साउंड वेव है एयर में, वो लॉन्गिट्यूडनल है। बाकी तीसरा ऑप्शन रीड करिए, लिखा है वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन सराउंडिंग एयर इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। यहाँ पर ये जब ऑसिलेट करेगी तो जिस फ्रीक्वेंसी में ये स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगी उसी फ्रीक्वेंसी में एयर के मॉलिक्यूल में कंप्रेशन रेयरफेक्शन होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए आप निश्चिंत रहें, फ्रीक्वेंसी दोनों ही तरफ बराबर होगी, चाहे स्ट्रिंग वेव की बात करें चाहे एयर की लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें। हाँ, अब आगे हम बात करें अगर स्पीड की, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो f अगर कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो v के ऊपर डिपेंड कर जाएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। एज यू नो, स्पीड ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग एंड स्पीड ऑफ द वेव इन एयर इज नॉट इक्वल, so if v is different, accordingly lambda will also be different। तो वेवलेंथ यहाँ इक्वल लिखा है, ये गलत है। अब आप यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन समझ पा रहे होंगे कि ये लाउडनेस ऑफ द साउंड, यहाँ कान पे जब आपको साउंड पड़ेगा तो कितना लाउड सुनाई देगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा यहाँ जर्क आपने छोटा सा दिया है या बड़ा सा। अगर ये स्ट्रिंग थोड़ा थोड़ा हिल रही होगी, वाइब्रेट कर रही होगी, तो फिर यहाँ इतनी लाउडनेस नहीं पहुँचेगी। लेकिन अगर आपने बहुत तगड़ा जर्क दिया, भन्नाटेदार, तो फिर यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो यहाँ लाउडनेस बढ़ेगी। और इसमें फॉर्मूला होता है लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये सही है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन देख पा रहे हो आप, उसमें केवल एक ही ऑप्शन यानी कि एस सही है, और एस आपका डी में दिया है तो डी यहाँ पे टिक किया जाएगा।